2022 के चुनावों को लेकर एक्शन में बीजेपी। 19 जून को कार्य समिति की होगी बैठक। बैठक में आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी ने मनाया काला दिवस। 70 विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। पिथौरागढ़ घाट, एनएच और बद्रीनाथ हाईवे बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में धीमी हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। 37 दिनों में केवल 12% युवाओं का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। बीते रोज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर पहुंचकर प्रशिक्षुओं पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा चक्र साइबर हेल्पलाइन का उद्घाटन और पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री रावत ने प्रशिक्षित हुए पुलिस उपाधीक्षक से समाज और जनहित के साथ राज्य के विकास और राष्ट्र निर्माण में काम करने की अपील की। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर में लोक सेवा आयोग में चयनित 18 पुलिस उपाधीक्षक और 2 जिला कमांडेंट होमगार्ड सहित कुल 20 प्रशिक्षकों के 12.5 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पूरा हुआ है, जिसमें 7 महिलाएं और 11 पुरुष प्रशिक्षु शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में महिलाओं में रीना राठौर ने प्रथम और नताशा सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि पुरुष प्रशिक्षणों में अभिनव चौधरी से पहले और दूसरे नंबर की हम बात करें तो स्वप्नील मुयाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को संबोधित किया और लोगों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर तमाम तरह की कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति 19 जून को होने जा रही है। कोविड काल को देखते हुए कार्य समिति का वर्चुअल आयोजन होगा। 1 जुलाई से वर्चुअल जिला कार्य समितियों का आयोजन होना है। ये 10 जुलाई तक होगी। 10 जुलाई से मंडल कार्य समितियों की बैठक होगी। ये बैठकें प्रत्यक्ष होंगी। इसके साथ साथ पार्टी के अन्य कार्यक्रम भी चलेंगे। इन सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए पार्टी ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अगुवाई में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा के बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया। कौशिक ने सभी पदाधिकारियों को सेवा के कार्यों के साथ मिशन 2022 में जुटने के लिए भी आह्वान किया। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश और जिले में कार्य योजनाएं तय की गई हैं। 19 जून को वर्चुअल कार्य समिति के 4 सत्र होंगे। आगामी चुनाव को लेकर सेवा ही संगठन के तहत बैठकें होंगी और कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। उसके बाद 20 जुलाई को प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में काला दिवस मनाया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के 4 साल की विफलता पर जवाब दो, हिसाब दो, माफी मांगो अभियान के तहत सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी 70 विधानसभाओं में से ये प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सितारगंज के मीना बाजार में भी आम आदमी पार्टी ने रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने ये रैली ने मीना बाजार स्थित अपने कार्यालय से मुख्य चौक तक निकाली। रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्लोगन लेकर तीरथ सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कृष्ण मंडल ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जनता इन 100 दिनों में बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। तो वहीं जिला महामंत्री
बिशन दत्त जोशी ने कहा कि इन 100 दिनों में सरकार केवल अपने बयानों के लिए ही प्रसिद्ध रही है। उत्तराखंड की जनता को वैश्विक महामारी में न टीका मिल पा रहा है और न ही रोजगार मिल पा रहा है। इसके अलावा महंगाई की मार भी लगातार आम जनता पर पड़ रही है। सर 100 दिन तो बिल्कुल हमारे उत्तराखंड के वासियों को दिखा गया है। मोदी झूठ बोलता है, इनके सारे चमचे इस तरीके झूठ बोलता है, झूठ बोल के इस देश के पैसा को खा के देश को बर्बाद कर दिया है। हम उसके पूरी विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनाम के हम जोरदार आम आदमी पार्टी विरोध करते हैं। 100 दिन पूरे किए हैं और इन 100 दिनों में पूरा उत्तराखंड प्रदेश जानता है कि तीरथ सिंह रावत जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बयानों के लिए ही प्रसिद्ध रहे हैं। बेतुके बयानबाजी उन्होंने करी है। पूरे उत्तराखंड की जनता को ना टीका मिल पा रहा है, ना रोजगार मिल पा रहे हैं, महंगाई बरकरार है। हम तो ये कहेंगे कि तीरथ सरकार के ये 100 दिन बिल्कुल बेकार है। तीरथ सरकार के 100 दिन बिल्कुल बेकार हुए हैं। पूरी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और इसी के विरोध में आज हम ये तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, एक काला दिन आप कह लीजिए, उसके जो है विरोध में हम लोग मॉनसून आते ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में NH 125 पर भारी भूस्खलन हुआ है। आज सुबह इस भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई। घाट क्षेत्र में सरयू नदी पर बने पुल से कुछ दूरी पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया। जहां यह भूस्खलन हुआ उससे महज चंद मीटर की दूरी पर वाहन खड़े हुए थे। गनीमत यह रही कि वाहन भी भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घाट पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही यह भीषण लैंडस्लाइड हुई है। इसका कारण नेशनल हाईवे देखते ही देखते जम्मूदोज हो गया। आपको बता दें कि चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे को ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया है, मगर कार्यदायी संस्था ने पहाड़ियों को जिस बेतरतीबी से काटा है उसी का नतीजा है कि मानसून की बारिश में जगह जगह आफत के पहाड़ दरक रहे हैं। इसकी कीमत यात्रियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मानसून सीजन में इस नेशनल हाईवे पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। भारी बरसात के चलते नेशनल हाईवे में दर्जनों जगहों पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद पड़े हैं। पिछले 3 दिनों से अहम नेशनल हाईवे के बंद होने से सैकड़ों वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं, जबकि बॉर्डर जिले में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। हाल फिलहाल की बात करें तो इस सड़क पर जल्द यातायात सुचारू हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल जांच का आदेश देकर अच्छा काम किया है, लेकिन जांच पारदर्शी हो इसके लिए न्यायिक जांच होना जरूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना जांच का मामला बड़ा मामला है और यह सीधे सीधे लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। देखा जाना चाहिए कि इसमें चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा अधिकारी हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जब इस फर्जीवाड़े की बाबत पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि यह मामला उनके समय का नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी जांच बैठा दी है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस तरीके से मैं मार्च में आया हूं और यह मामला बहुत पुराना है, हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने आते ही इस पर जांच कराई है। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा आज 345 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं कुल संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 7,000 पार कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को 28,671 सैंपलों की जांच की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 12 और चमोली में 8, चंपावत में 26, देहरादून में 55, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 12, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या
3,38,066 हो चुकी है। इनमें से 3,21,807 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,471 पर पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक चल रहे 7,011 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले और उनकी मौतें लगातार बढ़ रही हैं। बीते रोज देहरादून जिले में 10 नए ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत बीते रोज अकेले देहरादून में हुई है। उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खाली पड़े 701 पदों को जल्द भरने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों के रिक्त 455 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 25 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव हफ्ते भर के भीतर राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। ग्रुप ग के 221 पदों पर भर्ती राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अगुवाई में विभागीय बैठक में यह फैसला लिया गया। डॉक्टर रावत ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत कॉलेज में प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू की और इसके करने और प्राचार्यों की रिक्त 5 पदों की डीपीसी कराने के लिए निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में 1 माह के भीतर वाईफाई सुविधा, कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट से संक्रमण दर गिरने पर पीठ थपथपाने वाले अफसरों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नामित एजेंसी और लैबों ने कोविड जांचों की संख्या अचानक बढ़ाई। फर्जी जांचों से उनका मीटर तो घूमता रहा, लेकिन मेला प्रशासन फर्जीवाड़े से बेखबर रहा। लाखों की भीड़ के बावजूद संक्रमण दर बाकी जिलों की तुलना में कम होने पर उठने वाले सवालों को दबा दिया गया। कोरोना काल में कुंभ को आयोजन को लेकर काफी खींचतान चली। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड के फैलाव को देखते हुए श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने के लिए सख्त गाइडलाइंस भी लागू की। हाईकोर्ट ने भी मेला प्रशासन से हर रोज 50,000 आरटी-पीसीआर जांच कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में मेला प्रशासन ने लैबों को ज्यादा से ज्यादा जांच कराने का दबाव डाला। मेला अवधि में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 34 लैब जांच कर रही थी। इनमें 11 एजेंसियों को मेला स्वास्थ्य विभाग ने नामित किया था। सभी एजेंसियों ने महाकुंभ अवधि में 6 लाख से ज्यादा जांच कर डाली। रुड़की से बीजेपी विधायक का चालान काटने वाले दरोगा के ट्रांसफर पर सियासत छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि दरोगा नीरज कठैत के ट्रांसफर के बाद मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान नीरज कठैत का तत्काल ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक पुलिस ऑफिसर को ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा दी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसी तरीके से कार्रवाई सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों पर की जाती रहेगी तो पुलिस का मनोबल भी टूटेगा और कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। और इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहला ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्लांट स्थापित करने आए इंजीनियरों से वार्ता की और तकनीकी पहलुओं को समझा। आपको बताएं कि कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर में निर्मित 25 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। 250 LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि प्लांट लगने से अलग अलग तरह के ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भरता कम होगी। इंजीनियरों ने बताया कि प्लांट वातावरण से वायु को खींचकर शुद्ध ऑक्सीजन बनाएगा और मरीजों को उपलब्ध कराएगा। ये प्लांट 24 घंटे चलेगा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एक बड़े स्तर पर ऑक्सीजन को बनाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवसायी भोपाल गोस्वामी ने 91 फ्लोर मीटर प्रदान किए हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और CHCs हैं उसमें हम लोग एस्टेब्लिश सेटअप कर सकें। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो पहला ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लांट है वो जमुना किशन गोस्वामी जी के माध्यम से हमें उपलब्ध हो गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए 18 से ज्यादा आयु के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। 37 दिनोों में करीब 12% युवाओं को ही वैक्सीन लग पाई है। प्रदेश में 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगनी है, लेकिन अभी तक मात्र 5,91,000 को ही पहली डोज लग पाई है। इससे सरकार के कोरोना पर पूरी तरीके से काबू पाने के दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग और कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सरकार ने राज्य की करीब आधी आबादी यानी कि 18 से 44 साल के युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाने का फैसला लिया था। 10 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। शुरू में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चला, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते ये काम धीमा हो गया। जिन केंद्र में 1000 टीके लगते थे वहां पर घटकर 100 टीके प्रतिदिन रह गए। राज्य में 37 दिन बाद करीब 5,91,570 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। औसतन एक दिन में राज्य में 16,000 वैक्सीन की डोज लग रही है, जो कि काफी कम है। यही स्थिति रही तो सभी युवाओं को टीकाकरण करने में 10 माह से ज्यादा का समय लग जाएगा। उधर जानकारों का कहना है कि जब तक 60 से 70% आबादी का पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं होता है, तब तक कोरोना पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कोरोना का खतरा आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि इन जिलों में छोटी नदियों, नालों के पास रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक मौसम के बदलते मिजाज के चलते राज्य में मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। वहीं देहरादून समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही तेज बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं सुबह से ही दून में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हल्द्वानी में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। रुद्रपुर की बात करें तो वहां पर बारिश रुकी हुई है, बादल छाए हुए हैं। नैनीताल में रात भर बारिश हुई, जो आज सुबह से जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से नदी और नालों में पानी बढ़ चुका है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में कई गांव धंस चुके हैं। लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। घर किसी भी समय गिर सकता है। ऐसा ही कुछ माहौल उत्तराखंड के चमोली में देखने को मिला। आपको बताएं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले गांव रैनी गांव आज सरकार के उपहास का सामना कर रहा है। दरअसल रैना गांव के लोगों का आरोप है कि गांव धंस रहा है और मकानों में दरार पड़ रही है, लेकिन ना तो सरकार ने किसी को भेजा है और ना ही वहां पर कोई अधिकारी पहुंच रहा है। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि हालात इतने गंभीर हैं कि रात के समय लोगों को खेतों में जाकर सोना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान सेना ने चिपको आंदोलन शुरू करने वाली गौरा देवी की प्रतिमा को दूसरी जगह पर स्थापित किया है।
में रहे आज हमको कोई नहीं हमारे साथ जाना और ऐसे एक गाना कुछ नहीं खाली हाँ कहना कुछ नहीं कहना ये हमारे अरे ये दिन बटे हम बहुत परेशान हुए हम बच्चा को लुगा तमन धरी यहाँ हम भी बैठ रहे हैं तो अब वो तो रहे हैं हम सर रात हल्कोणो सरो बाड़े नदी वार को आने सरो तो काटिल तेली सरो हमार जमीन धसकी के मिर्चा खेत सभी चले गया। मैं 3 दिन सर रो के मैं यहाँ पर हम विधायक मंत्री कोई नहीं आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। पूरे गांव जाने वाले हम रात को यहाँ सोते नहीं, रात को तो हम ऊपर जाते खेतों में जाते हैं, कहाँ जाए हम ऊपर जंगल में जाते हैं सोने के लिए। रात को बेचैनी से सोते हम आवाज पूरा गांव धस गया है, मकाने में दरारें आ गए हैं। तो विस्थापित होना चाहिए था, तुरंत विस्थापित होना चाहिए था। पता नहीं सरकार कहाँ सो रखे हैं, पता नहीं अपने आप अलग के जोशीमठ में कागज पत्र बना रहे होंगे। और मेरे गांव के महिला पुरुष बहुत परेशान हुए हैं और हमारे गांव में दराग पड़ गए और पूरे गांव धसकर दराग पड़ गए। नीचे के गांव जान बैठे को और ऊपर के गांव में दराग पड़े, हृदय में दराग पड़ रही जैसे दराग गांव में पड़ रही। तो हमको हम रो कर रहे हैं, हमारे महिला रो कर रहे हैं। 3 दिन हो गया, बच्चों पर रखकर जंगल जा रहे लोग सोने के लिए पेड़ के नीचे। और सरकार का अभी तक मालूम नहीं। 7 फरवरी का है, 7 फरवरी का हमारा नुकसान पड़ो, मैं बुजुर्ग माता मरी, लड़का मरा, सरकार यहाँ रोड दो। इस बीच उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी टीम के द्वारा उन सभी का टेस्ट कराना, ये सभी कार्यक्रम चलते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का भरपूर सहयोग, कोरोना की दूसरी लहर को भी पूरी। रुक करते बाकी खबरों का आपको बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुरा इलाके में 2 लोगों ने एक 35 साल की महिला को पहले रेपिस्ट से बचाया और फिर उसके बाद खुद उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और जिसमें पीड़िता ने बताया कि पहली घटना 30 मई को हुई थी, जब उसकी कॉलोनी में मिला एक व्यक्ति जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो कॉलोनी में रहने वाले 2 लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और उसके घर पर पहुंचे। जसपुर थाना प्रभारी JS देवपुरा ने कहा कि उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी की पिटाई की और इस वादे के साथ उसे जाने दिया कि वो आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं करेगा। देवपुरा के बताया कि पीड़िता ने कहा कि 2 जून को वे 2 लोग आए जिन्होंने पहले उसे बचाया था, उसके बाद वो उसके घर में घुस गए और उसके बाद उसके साथ में दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना को रिकॉर्ड भी कर लिया और उसका एक वीडियो बनाया और वीडियो लीक करने की धमकी देकर उसे परेशान करने लगे। उसकी पहचान एक एजाज जो जसपुर का रहने वाला उस लड़के से हुई थी। तो 30 मई को रात को एजाज उसके रात्रि 11 बजे उसके घर में घुस गया और उसके साथ उसका कहना है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया। ये घटना उसके पड़ोस में रहने वाले कासिम और फैजल ने भी वहाँ पर पहुँच गए थे उस रात को। तो उस दिन से कासिम और फैजल भी उस पर बुरी नज़र रखने लगे और 2 जून को कासिम और फैजल ने भी उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में उसके साथ तहरीर दी गई, मुकदमा पंजीकृत होकर जांच चल रही है। तो वहीं कोरोना संक्रमण कम होते ही धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में 20 जून को होने वाले गंगा दशहरे के स्नान पर 19 जून की सुबह से ही जिलों के सभी बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा लग चुका है। 20 जून की शाम 8 बजे तक पहरा रहेगा। 72 घंटे पूर्व ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को ही हरिद्वार आने की अनुमति मिलेगी। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही जिले में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से यात्री आ रहे हैं। गंगा घाटों पर सुबह से शाम तक यात्रियों की भीड़ दिख रही है। हालांकि जिले में 22 जून तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं हर की पौड़ी पर स्नान के लिए किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। धर्मनगरी के मंदिरों में अभी बाहरी श्रद्धालु दर्शन के लिए कम आ रहे हैं। आपको बताएं कि कनखल स्थित
दक्षेश्वर महादेव मंदिर के महंत मंगलपुरी ने बताया कि मंदिर में सामाजिक दूरी के नियमों के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। अपवित्र शिवलिंग को किसी को छूने की अनुमति नहीं है। स्थानीय श्रद्धालु ही फिलहाल मंदिर में आ पा रहे हैं। कोरोना काल 1 साल से ज्यादा लंबे समय से चल रहा है और इस दरमियान एक आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक राज्य में 1 साल के दौरान साइबर क्राइम के मामलों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि साल दर साल आंकड़े देखे जाएं तो ये बात साफ हो जाती है कि 2019 के मुकाबले 2020 में कुछ ज्यादा ही शिकायतें आई हैं। दरअसल 3600 शिकायतें थी, जबकि 261 जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 2020 में 6333 शिकायतें दर्ज हुई और 420 एफआईआर। बात साफ है कि लॉकडाउन जैसे हालात के चलते साइबर अपराधियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। डेटा जारी करने वाले विभागीय अधिकारियों की माने तो इस साल मई के महीने तक एसटीएफ के पास 2860 शिकायतें आ चुकी हैं और साइबर अपराधों के मामलों में करीब 350 एफआईआर फाइल की जा चुकी है। आपको बता दें कि एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के हवाले से खबर दी गई है कि डिजिटल स्पेस के विस्तार के चलते साइबर अपराधों का जो दायरा वो बढ़ चुका है। हमें यह भी समझना चाहिए कि एक तरफ साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता बढ़ी है तो दूसरी ओर अपराध में भी इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि 2018 में करीब 1800 शिकायतें और 200 एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी कि 3 साल के दौरान 4 गुना से ज्यादा केस बढ़ चुके हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।